फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस गैलेक्सी। आज का हमारा टॉपिक मृदा तथा फसलें, सॉइल एंड क्रॉप्स है। आप सभी को पता है मृदा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आने हमेशा फिक्स्ड होते हैं। सबसे पहले हम मृदा के उत्पत्ति जानेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल के टाइप्स कितने हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से फसलें ग्रो करती हैं। ये सभी पॉइंट्स हम मृदा में पढ़ेंगे। वहीं फसलें में देखेंगे तो फसलें कहते किसे हैं, फसल चक्र क्या होता है और इसके क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं फसल चक्र के, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, इनमें किस प्रकार से इनको रबी फसलें, खरीफ के और जायद फसलें, इन सबको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, किसके आधार पे, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मृदा अपरदन तथा संरक्षण। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे भी हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको मैं कवर करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम मृदा सॉइल को समझेंगे। मृदा भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत है जहां पर समस्त प्रकार के जीवधारी जैसे वनस्पतियां और अनेक जीव जंतु यहां पर निवास करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है वह चट्टानों की मोटी परतों से बनी हुई है और यहाँ पर सौर ऊर्जा के कारण यह निरंतर गर्म होती हैं और वहीं वर्षा के कारण यह ठंडी होती रहती हैं। तो यहाँ पर निरंतर गर्म और ठंडा होने की प्रक्रिया से ही चट्टानों का टूटना स्टार्ट हुआ और ये चट्टानें टूटकर इनमें हम देखेंगे कि खनिज एवं रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीकृत होते रहते थे और ये ऑक्सीकृत होके आसानी से टूटकर टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और यही हमें मृदा के रूप में प्राप्त होते हैं। चट्टानों का टूटना, इनमें कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाएं भी सम्मिलित हैं जैसे भूकंप का आना, ज्वालामुखी का विस्फोट होना। इन सभी में वायु, तरंगे, हिमनदी तथा वर्षा आदि प्राकृतिक ये कारक हैं, इनके कारण ही चट्टानों का टूटना संभव होता है। चट्टानों के टूटने को ही हम कहते हैं अपक्षयन, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसके वजह से ही हमें मिट्टी का निर्माण हुआ दिखाई देता है और जिसके वजह से ये छोटे छोटे कणों के रूप में परिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संयोजन। मृदा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। मृदा के कण ये अलग अलग आकार के होते हैं, इनका साइज अलग अलग होता है और ये डिपेंड करता है मृदा के संयोजन में कि ये किस किस्म के चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं और ये उन्हीं के आधार पर टूटते हैं और मृदा के कण उसके आधार पर ही अलग अलग प्रकार से देखे जाते हैं। मृदा की जो अलग अलग विशेषताएं हैं उनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि यहाँ पे आपको ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में मैं आपको बता दूं, इनमें खनिज कण, मिनरल पार्टिकल्स हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। इन सबसे मिलके मृदा का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ सॉइल होता है। ये 3 आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। ये हमारे खनिज कण हैं, मिनरल पार्टिकल्स हैं। मिनरल्स को देखेंगे तो मिनरल्स में ये आपके जो पॉइंट्स हैं ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं और वहीं ह्यूमस जो है आपका कार्बनिक पदार्थ है। साथ ही मृदा के संयोजन में सबसे महत्वपूर्ण रोल गैसेस का भी होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके संयोजन के लिए। कंपोजिशन ऑफ सॉइल के लिए मैंने बताया सबसे पहले खनिज कण, मिनरल पार्टिकल्स, इनमें सैंड, सिल्ट, क्ले, रेत, कंकड़ तथा मृतिका आते हैं। सैंड थोड़े ये बड़े कण होते हैं, इससे छोटे कण
सिल्ट होते हैं और सबसे महीन कण जिन्हें बोलते हैं वो है क्ले। सैंड में किसी भी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है, न ही ये पानी को अवशोषित कर सकता है। वहीं सिल्ट ये पानी को अवशोषित करके और इनमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार खनिज पदार्थ पाया जाता है, जिनके कारण ये कणिकामय होते हैं। ये इन्हें हम गाद भी बोलते हैं, जो आपको तालाबों और नदी के किनारे देखने को मिलता है। क्ले ये बहुत ही ज़्यादा महीन कण होते हैं, इनका आकार 2 माइक्रोन होता है और ये इनमें स्पेशल जो क्वालिटी है, ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित करके ब्लॉक करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिन्हें हम अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, उनमें फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट, अनेक प्रकार के यहाँ पे आपको अकार्बनिक पदार्थ देखने को मिलते हैं। वहीं कार्बनिक पदार्थ की बात करें जिन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस किसी भी जीवधारी अर्थात यहाँ पे जंतु या कोई भी पेड़ पौधा है, उसके जब शरीर नष्ट हो जाता है वो अपघटन करके मिट्टी के साथ मिलते हैं और जिससे कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, इन्हें ही हम ह्यूमस बोलते हैं। सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका गैसेस। गैसेस के कारण ही इनमें आप देखेंगे स्पेशली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये गैसेस सम्मिलित होती हैं और मृदा में ये गैसेस उपस्थित होने के कारण ही पौधे श्वसन क्रिया कर पाते हैं रूट्स के द्वारा। इस डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे किस प्रकार से सॉइल का कॉम्पोजिशन हो रहा है। सबसे ऊपर लेयर इन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया कार्बनिक पदार्थ, इसे ही हम ओ हॉरिजन बोलते हैं। सेकंड है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में आप देखेंगे यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम ए हॉरिजन बोलते हैं। सब सॉइल में इसे हम बी हॉरिजन बोलते हैं और इस वाले पार्ट में ही हम देखते हैं खनिज कण, जिन्हें सैंड, सिल्ट और क्ले, ये तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। वेदर रॉक फ्रेगमेंट, यहाँ पे चट्टानों के छोटे छोटे पार्ट देखने को मिलते हैं, इन्हें ही हम सी हॉरिजन बोलते हैं। और लास्ट में जो है यहाँ पे बड़े चट्टाने पाए जाते हैं, इन्हें हम आर हॉरिजन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल। मिनरल पार्टिकल्स, खनिज कण के आधार पर ही मृदा के प्रकार को विभाजित किया गया है, जिनमें रेत, कंकड़ और मृत्तिका, इन तीनों के आधार पर ही मृदा को हम 6 भागों में विभाजित किए हैं, जिनमें सबसे पहला है लाल मृदा, इन्हें हम रेड सॉइल बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है और ये मिट्टी अग्नीय शैलों से बने हुए होते हैं, जो हमें भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में उपस्थित होते हैं। ये वहां पे हम देखते हैं कि ये मिट्टी थोड़े कम उपजाऊ होते हैं, परंतु इनमें उर्वरकों की सहायता से फसलें उगाई जा सकती हैं। काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं। यह ज्वालामुखी शैलों से मिलकर बनी हुई होती हैं और इनमें स्पेशली आयरन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ये मिट्टी नमी को लंबे समय तक एब्जॉर्ब कर सकती है और यह भारत के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों में पाए जाते हैं। स्पेशली यहाँ पर देखने को मिलता है कि कपास, कॉटन की खेती और गन्ने की खेती स्पेशली यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी भारत के 45% से भी ज़्यादा हिस्सों में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। यह भारत के उत्तरी मैदानी और प्रायद्वीप भारत के नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती हैं। इन्हें हम सामान्य रूप से गादर और भांगुर मिट्टी भी बोलते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा गेहूं, चावल, गन्ना आदि फसलें उत्पन्न होती हैं। फोर्थ है डिजर्ट सॉइल, जिन्हें हम रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं या इन्हें रेगिस्तानी मिट्टी भी बोलते हैं। यह स्पेशली मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इनमें जो कण पाए जाते हैं मिट्टी के, वो अधिक बड़े होते हैं और जिनके कारण यह पानी को
नहीं रोक पाते हैं और इनमें किसी भी प्रकार के खनिज पदार्थ भी नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। स्पेशली हम इनमें देखते हैं कि यह जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि के लिए उपयोगी होते हैं। फिफ्थ है पर्वतीय मृदा, माउंटेन सॉइल। यह मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस और मिनरल्स पाए जाते हैं। यह स्पेशली हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। साथ ही जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ियों के इलाकों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का लेयर बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और इनमें स्पेशली हम देखते हैं चाय, चावल व कई किस्म के फसलें उगाई जाती हैं। लास्ट है लाल दानेदार मिट्टी, लैटेराइट सॉइल। इसका रंग भी लाल होता है। इस मृदा में पोषक तत्व की मात्रा बहुत ही कम होती है क्योंकि भारी वर्षा होने के कारण इनमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह बह जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की मिट्टी में चाय, कॉफी, नारियल की फसलें उगाई जाती हैं। मृदा तथा फसलें, यह पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसके अंतर्गत मैंने आपको मृदा की उत्पत्ति, मृदा के संयोजन और मृदा के प्रकार को मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। इसके बाद पार्ट सेकंड में अपलोड करूंगी वीडियो, जिसमें मैं फसल चक्र, इसके सिद्धांत और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो सारे मैं बताऊंगी। साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को मैं पार्ट सेकंड में कवर करूंगी। सो आप पार्ट सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।